हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो, ये कोई मामूली नॉर्मल सा सैंपल पेपर नहीं है। ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो पेपर है। और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हर एक पेपर को हम आपको सॉल्व करके वीडियो के थ्रू समझाएंगे, बताएंगे आपको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, जल्दी से 100 लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं सैंपल पेपर। और हम आपको बता दें कि अगर आपने शुरुआत के 4-5 सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आपको ना समझ में आ जाएगा कि सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन आपको देगी और इन्हें सॉल्व कैसे करना है। पूरा पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। कोई फालतू की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपके भैया वीडियो बना रहे होंगे कि किस तरीके से पैटर्न आएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। भाई, जब आप खुद से ना सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर बिना सॉल्व किए आपने वीडियो देख लिया ना तो वो 5-10 मिनट बाद आप भूल जाओगे भैया कैसे क्वेश्चन पेपर थे, कैसा भैया ने बताया था। कोई हेल्पफुल नहीं रहेगा आपके लिए। तो आपको करना है क्या है, सैंपल पेपर जितना हो सके, जहां से हो सके उठाओ और सॉल्व करो। भाई, हम मार्केट गए, मार्केट से ये हम बुक लेके आए। किस कंपनी की है पता नहीं, बस हमने कहा कि सिंपल सा जो लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक हो वो दे दो। वही हम ले आए, ठीक है। आप भी ऐसे जाओ, जो भी सस्ती मिल रही है वो ले आओ। कोई भी यहाँ पर प्रमोशन वाला काम नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। यहाँ पर क्या क्या है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स passes through the point this and this, the zeros of the polynomial are। देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वहां पर हमारे पास कुछ पॉइंट दे दिए गए। कहा जा रहा है इनमें से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। हमें सिंपल से पता है कि जो हमारे एक्स एक्सिस में आता है ना वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम लोग चेक करेंगे इनमें से कौन सा हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में आ रहा है। चलो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। यहाँ पर ना ग्राफ बना देते हैं। अच्छा चलो पहले समझ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर माइनस के सारे होंगे हमारे, इधर प्लस होंगे। सपोज डेट यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा -3। यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है हमारा -3,0। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये कोऑर्डिनेट हमारा x और y हो गया। एक पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा है, ये है मान लो 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,0, ये हो गया। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। तो हमने क्या बताया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, जो हमारे x एक्सिस में बन रहे होंगे। तो हमने देखा ये भी x एक्सिस में बन रहा है, ये भी x एक्सिस में बन रहा है। तो ये -3 और ये हमारा जो 2 हो गया, ये हो गया हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही इसमें चेक कर लो। देखो -6 और 0, -6 यहाँ लिख देते हैं, -6 और 0। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। देखो x है ना, और ये y हमारा 0 है, यानी कि ये हमारा x एक्सिस में बन रहा है। अब इधर आ जाओ, ये 0 है, x हमारा 0 है, y -3, तो हमारा ये y एक्सिस में बनेगा। ये भी हमारा x एक्सिस में नहीं बनेगा, कहीं और जाके बनेगा, x और y के बीच में बनेगा, ठीक है। ये देखो 6 और 0 है, यहाँ लिख दिया हमने 6,0। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी x एक्सिस में बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि भाई साहब -6 और ये जो 6 है, ये हमारे क्या हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। कितना सिंपल, इजी था ना, कितना इजी था ना। बस इसी तरीके से क्वेश्चन को हम इजी बना के आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करो, जो समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करो, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, बट हमको कमेंट करके बता दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो 2 है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट इज। देखो, कह रहा है भाई साहब के की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये हमारे इनकंसिस्टेंट बन जाए। अब इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट जब होता है जब हमारा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हमने a1 अपॉन हमने कर दिया a2 इक्वल्स टू, ये हो गया b1/b2 नॉट इक्वल्स टू होता है c1/c2। ये बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा कि भैया के की वैल्यू ऐसी क्या होगी कि जो हमारे ये इक्वेशन है ना, ये इनकंसिस्टेंट हो जाए। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारा a1/a2 नो इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। अब बात आती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू कहाँ से लाएं। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर हमारी इक्वेशन है 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू 7। यहाँ लिख देते हैं 3x, ठीक है। यहाँ पर है 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू है हमारे पास 7। अब देखो यहाँ पर लिखा 3x
माइनस के वाई, ये माइ प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारे पास 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास सी। ये बात क्लियर हो गई आपको? चलो अब ऐसे ही दूसरी हमारी जो इक्वेशन है उसको देखो, वो हमारे पास 6x 10y इक्वल्स टू 3। यहाँ कर दिया हमने 6x प्लस 10y इक्वल्स टू है हमारे पास 3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 10y और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। देखो ये हमारा a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2, ये हो गया c2। वैल्यू को उठाना है, बस इसमें पुट कर देना। a1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो गया 3 अपॉन बी a2 क्या हो गया 6 इक्वल्स टू b1 हो गया हमारे पास माइनस के अपॉन यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ओके b2, ये हो गया हमारे पास 10 नॉट इक्वल्स टू हो गया 7 अपॉन 3 हो गया। ये हो गया ना 7 अपॉन 3 लिख दो। देखो अब हमने, आप कहोगे ये माइनस कहाँ गया? देखो -7 अपॉन -3 किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 अपॉन 3 मिल गया। ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर हमारे पास के है तो हमने के लिया, माइनस के इक्वल्स टू कर दिया हमने 3, यहाँ पर कर दिया इनटू हमने कर दिया यहाँ पर 10 बाई कर दिया 6। देखो ये माइनस के है, माइनस के यहीं रखा, ये 10 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 10 ये 6 है, इसको ले लिया, मतलब कि हमने इतना सिर्फ पार्ट लिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 30 और ये हो गया हमारे पास 6 हो गया हमारे पास 5 ये माइनस है तो ये इधर आ जाएगा, तो के इक्वल्स टू -5। हमें के क्या मिल गया? -5 मिल गया। हमें के की भी ऐसी वैल्यू बतानी थी ताकि जब हम इस वैल्यू को उठा के इन वाले इक्वेशन में रखें के की जगह पे तो हमारी ये इनकंसिस्टेंट मिल जाए। तो हमारे पास क्या हो गया? ये बी हो गया। कितना इजी था ना सॉल्व करना। तो चलो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 3 है ना, इस पे आ जाओ। ये तो इससे भी ज्यादा इजी है। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला क्या कह रहा है? अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई ये क्या कह रहा है? अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। कह रहा है सर्कल में किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ सेकेंड बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है। हमें बताना क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है। ये तो ट्रू निकल गया, ठीक है, यहाँ पर लिख दे। वैसे लिखना नहीं चाहिए, गंदी हो जाएगी, पर लिख देते हैं, ट्रू है ये। अब यहाँ कह रहा ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के किसी भी एक जगह में, एक पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट हमारा बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर हम सर्कल बना देते हैं, ठीक है, ये सर्कल है सपोज दैट, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट तो निकल सकता है, मल्टीपल टेंजेंट तो नहीं निकल सकते ना। तो बस वही तो कह रहा है, ये हो गया ये। अब इसी के तीसरे में आ जाओ। ये कह रहा है अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कह रहा है भैया एक जो हमारी कॉर्ड है ना, वो 2 पॉइंट को मिला के बनता है सर्कल के अंदर। देखो एक सर्कल ये फिर से बनाते हैं, बढ़िया था। ये सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉर्ड बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। ये कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। फिर से पढ़ो, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। कह रहे सर्कल के अंदर किसी एक पॉइंट में सिर्फ 2 ही टेंजेंट बन सकते हैं। बट हमें पता है भैया टेंजेंट जो होते हैं वो तो बाहर बनते हैं, अंदर तो कहीं बनते नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। बस यही बताना था और कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन 4, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। कह रहा है कि ये बताओ कि भैया कोई एक एपी है, उस एपी का nth टर्म ये है, तो जनाब उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे बताएं? देखो पहले तो हमें एक नॉर्मल सा कोई एपी बना देते हैं। क्वेश्चन है 4, अब इसको समझना। हमने यहाँ कह दिया कि भाई एक हमारे पास एपी है, एपी हमने यहाँ पर बना दी है, जैसे हमने लिख दिया 2 हो गया, है ना, 4 कर दिया, ये हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी एपी। अच्छा इसको हम लोग एपी ही क्यों कह रहे हैं? सिंपल सी बात है, ऐसा कोई नंबर की सीरीज जिनके डिफरेंस सेम हो उसे हम लोग एपी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक नंबर में ये भी पूछ लेगा। बट यहाँ पर कह रहा है कि ये बताओ कि ये जो एक एपी है, एपी का कोई एक टर्म है,
उस एपी का आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम लोग इस टर्म के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, एपी बनाने वाले हैं। तो देखो प्रॉपर कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा वो समझो, अब देखते जाओ। अब यहाँ पर आते हैं 4 के सोल्यूशन पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो एपी गिवन है उसे लिखेंगे। एपी इक्वल्स टू गिवन है 7n-4, यही गिवन है, देख लेते हैं। 7n-4 हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला टर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई साहब हमारा जो n है ना वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7, यहाँ पर n की जगह पे हो गया 1 -4। तो 7 -4 हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये मिल जाएगा हमें 3। ये हो गया हमारा पहला टर्म, ठीक है। जैसे ये 2 हमारा पहला टर्म है ना, वैसे ही 3 हमारा पहला टर्म हो गया। अब ऐसे ही दूसरा टर्म करेंगे तो n की जगह पे हमने 3 बना दिया, सॉरी 2। दूसरा टर्म हमें चाहिए तो हम लोग 2 लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू, ये हो गया 2 -4। 7 2 जो 14, और 14 में हम लोग 4 को माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 10। अब यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो डी, जो हमारे पीछे वाली, देखो पहला टर्म ये हो गया 3, समझना, पहला टर्म 3 हो गया, दूसरा टर्म हो गया 10। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पिछले वाले टर्म को आगे वाले टर्म से माइनस करा के। तो 10 -3 हमें क्या मिल गया, +7 मिल गया। अब देखो +7 कहाँ पर है ऑप्शन में, +7 है हमारे पास ए वाला। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल इजी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ कह रहा है एक हमारे पास कोन है, ठीक है, ये हमने एक कोन बना दिया। देखो ये कोन है, इस कोन का जो बेस का रेडियस है ना, ये देखो बेस है, ये दिख रहा है आपको, ये जो बर्थडे में कैप पहनते हैं उस कैप को उल्टा करके देखो, ये बेस दिखा, वैसे ही अब इसका जो रेडियस है और जो हमारे पास एक स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो सेम है, दोनों का ही रेडियस का है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ने कह दिया। आगे क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, if the volume of the cone is equal to the volume of sphere then the length of the cone is। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना कोन का वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो आप लेंथ बताओ किसकी, कोन की लेंथ बता दो। बहुत सिंपल है यार, कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ये हो जाएगा कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया हमारे पास πr² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया πr, ये हो गया हमारे पास क्यूब होगा ना कि स्क्वायर है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर क्यूब है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/3 लिखा, यहाँ पर पाई है हमारे पास और यहाँ पर भी पाई है, यहाँ लिख दिया पाई। ये हमारे पास r² है, r² मतलब हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर इंटू h हमें पता नहीं, इक्वल्स टू, ये हो गया 4/3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब। ये हमने कर दिया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आ गया, ये यहाँ पर आ गया ये। अब एक काम करते हैं, जो ये 5 है 25 है, इसको उठा के इधर ले जाओ, 4 इंटू 125 भाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, 25 से 125 कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 हो जाए क्या हो गया 20। तो हमें यहाँ पर हाइट क्या मिल गई, 20 मिल गई। किसकी हाइट मिल गई, कोन की हमें हाइट मिल गई। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अच्छा कहीं भी ना आपको डाउट आए, हम फिर से कह रहे थे, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता दो। और नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ tan θ = 5/2
देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा ये है, तो ये बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा। चलो बताते हैं, बहुत आसान ये भी है, हमें कुछ नहीं करना है, बस उठा के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन क्या है, टेन थीटा, यहाँ कर दिया टेन थीटा। टेन थीटा हो गया हमारे पास 5/2, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कह रहा है भैया 4 साइन थीटा प्लस यहाँ पर हमने कर दिया कॉस थीटा डिवाइड में यहाँ पर आ जाओ 4, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाए सॉरी माइनस यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा। आप समझना इसे। अच्छा यहाँ पर ना आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर ना टेन थीटा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू दे दी गई है। क्यों दे दी गई है? क्योंकि हमें यहाँ पर इसे टेन थीटा बनाना होगा। कैसे? हमें पता है टेन थीटा ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस का ऊपर और नीचे दोनों में ही डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन ये भी हो गया हमारे पास कॉस थीटा। अब इधर आ जाओ, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन ये भी हो गया हमारे पास कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई। कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि इसकी जगह पे साइन अपॉन कॉस जगह पे हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा 4, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा। यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, कॉस से कॉस गया, क्या बचा 1 बचा 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये हो गया टेन थीटा। यहाँ पर कर दिया हमने माइनस, ये हो गया हमारे पास 1। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया भाई साहब, टेन थीटा इक्वल्स टू 5/4, तो टेन थीटा की जगह पे 5/4 पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 है, 5/2 कर दिया प्लस 1 डिवाइड में आ जाओ 4 इंटू यहाँ पर भी क्या है टेन थीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5/2 माइनस 1। ये से कैंसिल कर दो, ये से कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, 5 2 जा क्या हो गया 10, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर आ गया 11। यहाँ पर भी आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, 11/9। 11/9 कहाँ पर है ये बताओ, कहाँ पर है 11/9? ये है हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर एट O। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, एक आपके पास सर्कल है और इस सर्कल में एक टेंजेंट बन रही है, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। इस टेंजेंट को P पॉइंट में रेडियस टच कर रही है। अच्छा, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब कभी भी टेंजेंट को रेडियस टच करती है तो वो बना देती है 90 डिग्री का एंगल। ये हमें पता है ना, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी सर्कल के चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भाई एक बार जाओ आप चैप्टर सर्कल पढ़ लो जाके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप एक ही वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर कर लोगे। चैनल में आप जाओ, मेरे इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, या फिर आप ना यूट्यूब में सर्च किया करो सर्कल बाय राजमित, तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी। एक ही वीडियो में पूरी चैप्टर कंप्लीट मिलेगा आपको, बार बार कहीं आपको हर एक क्वेश्चन को ढूंढना नहीं है। तो चलो अब इधर आ जाओ। यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ एंगल टी पी क्यू, ये पूरा वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल हमें 110 गिवन है। एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल जो है क्या है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, यानी कि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत आसान है भाई, देखो कैसे, अभी बताते हैं 2 मिनट में। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देते हैं, पहले क्लियर करते हैं। ओके, दिख रहा है, हाँ सब क्लियर है। यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब हमने ना एक टेंजेंट बना दी यहाँ पर। ओके, ये हमारी टेंजेंट है, थोड़ा दूर बन गया, कोई बात नहीं, एक और सर्कल बनाएंगे फिर से क्लियर। ये हो गई हमारा सर्कल,
ये हो गई हमारी टेंजेंट, ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, और ये क्या हो गई, हमारी दूसरी रेडियस है, और यहाँ पर एक और हमारे पास कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। ये है क्यू, ये पॉइंट है पी, यहाँ पर एक कोई पॉइंट बन रहा था टी, और ये है ओ। क्वेश्चन ने कहा ये फाइंड करो। हमें ना पता है कि भाई ये रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट को टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये एंगल हो गया 90। ओके, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई साहब कि ये पूरा एंगल है, हमें पता है 110 डिग्री का है। क्वेश्चन कह रहा है ये एंगल फाइंड करो। कितना आसान है, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा एंगल है हम लिख देते हैं एंगल टी, ये हो गया हमारे पास पी क्यू, ये पूरा एंगल 110 है, ठीक है 110। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे एंगल में ये एंगल माइनस कर देंगे, ये पार्ट, तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा ना, ये वाला पार्ट। तो हम लोग लिखते हैं एंगल टी पी क्यू। टी पी क्यू कैसे बनेगा, जब हम लोग यहाँ पर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे। देखो टी पी क्यू, ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा कैसे बन रहा है, जब इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड किया जा रहा है तभी तो ये बन रहा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल टी पी ओ प्लस यहाँ पर एंगल ओ पी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो टी पी क्यू हमें पता है 110 है, लिख दिया भाई साहब। ये टी पी ओ अभी हमने देखा ये 90 डिग्री है, क्यों भैया, थ्योरम कहती है कि रेडियस अगर टच करेगी टेंजेंट को तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अकॉर्डिंग टू हमारी थ्योरम, ठीक है। देखो अब यहाँ पर 90 है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो -90 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ पी क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 20 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ, ये हो गया पी क्यू, ये आ गया। तो हमें क्या मिल गया, 20 मिल गया एंगल, ये हमको क्या मिला है 20 मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया तो ये कैसे फाइंड करें, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, सब कुछ भूल जाओ, बस अब देखो ओ पी क्यू को, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें इक्वल दिख रही है। अब आप कहोगे कैसे, भाई साहब ये हमारी रेडियस है तो ये भी तो हमारी रेडियस है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब हमें पता है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उन साइड के अपोजिट जो एंगल बनते हैं, ये साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल ही आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो गया, 20 हो गया, ये भी 20, ये भी 20। अब ये हमें तीसरा एंगल नहीं निकाल पाएंगे, इजिली निकाल लेंगे। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल यहाँ पर हो गया पी ओ क्यू, ठीक है। हमें पता है तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पी ओ क्यू, ये हो जाएगा क्यू पी ओ इक्वल्स टू 180। बस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 हो गया 40, यहाँ कर दिया हमने 40 प्लस एंगल बचा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर 40 हमारे पास क्या है भाई साहब, 40 हमारा है प्लस का, इक्वल के साइड भेज देंगे माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 140। तो हमें एंगल पी ओ क्यू क्या मिल गया, 140 मिल चुका है। क्या मिल गया 140, यही हमें फाइंड करना था। देखो 140 है कहीं ऑप्शन में, 140 हमें दिख रहा है ये, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 8, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 माइनस √5/2 एंड √5/2 इज। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे बताएंगे, देखो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला आता होगा तो आप जनरल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर मिल जाएगा। बट नहीं आता है तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि जनरल फॉर्मूला है क्या और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें गिवन क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है जीरोस। पहला है माइनस रूट में 5/2, ये है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, रूट में 5/2, ये है, ये दो है ना।
क्लियर दिख रहा है? ओके चलो, अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जनरल फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा हमारे पास के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया हमारे पास एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, और यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास जीरोस हैं, देखो जो जीरोस होते हैं ना, उनमें से एक को हम लोग अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा बोल देते हैं, वही ये अल्फा बीटा है। सम ऑफ जीरो, इनका सम करो। एक माइनस है हमारे पास 5/2, ठीक है, एक हमारा प्लस का है 5/2, इनका सम करोगे तो भैया आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, जीरो ही मिलेगा। मिल गया जीरो। यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई करो, -5/2 है, ठीक है, इनटू प्लस का रूट में 5/2 है। अच्छा हमें पता है अगर हम लोग √2 इंटू √2 करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलता है। अगर हम लोग √3 इंटू √3 करते तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। √4 इंटू √4 करते तो हमें क्या मिलता, 4 मिलता। वैसे ही रूट में 5/2 है और यहाँ पर भी रूट में 5/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5/2 मिलेगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर चुपचाप माइनस लगा देंगे, हो गया ये मल्टीप्लाई। बस वैल्यू हमें मिल गई है, सम की प्रोडक्ट की उठा के यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया के, ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो हमें क्या मिला है, जीरो। जीरो इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। चलो अच्छा लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर ना माइनस होता है, देखो ये थोड़ा सा लगाना हम भूल गए थे, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस हमने 0x कर दिया, प्लस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारे पास माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर हो गया के, यहाँ पर अंदर हो गया एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट को लेगा प्लस माइनस माइनस 5/2। अब बताओ इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करें, क्या लग रहा है कि ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं अभी नहीं हो पाएगा, होगा सॉल्व बट अभी नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे ऑप्शन में है। देखो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए ना ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। अब हमें सोचना पड़ेगा कि इसको अब हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखो अब बारी आती है यहाँ पर जो के दिख रहा है ना, इसकी सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई साहब अगर हम लोग के का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में क्या वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर में 15 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बार हम लोग इसे कंपेयर कर लेते हैं और अच्छे से। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे के एक्स स्क्वायर -5/2 के आ जाएगा, आएगा ना, हमारे पास 2 हैं। बट अगर इसको ध्यान से देखो 1 2 3 है, यहाँ पर भी 2 हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये हो रहा है बी या सी में से कोई एक ही हमारा सही ऑप्शन होगा। अब बात आती है बी या सी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर के की जगह में ना 8 रख के देखेंगे। अगर 8 से आंसर आता है तो 8 रख देंगे, नहीं आता है तो हम लोग 15 रख के देखेंगे। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर के की जगह पे हम लोग 8 पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास के की जगह में 8, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -5/2, यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर -8 इंटू 5/2, 8 के अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा 4, 4 5 20। तो देखो ये हमें मिल गया ऑप्शन बी, यही हमारा सही ऑप्शन है। ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा कई क्वेश्चन को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है ना ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत ही छोटू सा ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज। हमें मीडियन क्लास की अपर लिमिट बतानी है। भाई साहब इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर अपर लिमिट पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ना उसका टोटल करो। टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 45। ठीक है चलो यहाँ पर हम करके दिखाएं क्या। अच्छा चलो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा देते। ओके अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो। देखो यहाँ पर क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया है, और हमने यहाँ पर इसलिए पहले से लिख लिया ताकि यहाँ पर जब लिखे तो टाइम वेस्ट ना हो जाए। हमें ना यहाँ पर सबसे पहले निकालना होगा CF। ठीक है
CF निकालना बहुत आसान होता है। फ्रीक्वेंसी में जो भी पहला है ना उसे ऐसे ही लिख दो। अब इसको ऐड करो 9 से, कितना हो जाएगा 14। 14 को ऐड करो 15 से, कितना हो जाएगा हमारे पास 29। 29 को ऐड करो 10 से, यहाँ पर हो जाएगा 39। 39 को ऐड करो 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45। ये मिल गया। अब इसका जब आप टोटल करोगे ना तो भी आपको क्या मिलेगा, 45 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 45। अब यहाँ पर हमें n मिल चुका है जो कि है 45। अब हमें निकालना क्या है, n/2। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। ये हो जाएगा 45 बाई, ये हो गया 2। इसको सॉल्व करोगे तो 22.5 समथिंग आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है। अब देखो 22.5 इसमें से कहाँ पर लाई करेगा, क्या 5 में आएगा, नहीं 5 तो बहुत छोटा है। 14 में आएगा, नहीं 14 भी बहुत छोटा है। 29, हाँ 29 के अंदर आ सकता है, 29 के अंदर आ सकता है। तो बस इस पूरे को ले लो। अब इसमें से हमें क्या बताना था, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया आपको बताना है अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है इसमें, ये लोअर हो गई, ये हो गई हमारी अपर, और अपर हो गई हमारी 30। क्या हो गई अपर लिमिट, यहाँ पर लिख देते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट हो गई हमारे पास 30। हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सॉल्यूशन। देखो अगर लोअर लिमिट पूछता तो आप 20 बोल देते, बट यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास अपर लिमिट। अपर लिमिट हो गया हमारे पास 30, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ओ इज द पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल। ठीक है, और ये पॉइंट है जो कि इन कॉर्ड से इंटरसेक्शन पे बना हुआ है। ओके, एंगल जो BOC है, BOC, ये वाला जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा 80 डिग्री है। ओके, एंड OA इक्वल्स टू OD है। OA ये वाली साइड बराबर है OD के, क्लियर है। देन ट्रायंगल ODA एंड OBCR। तो भैया जो हमारे पास ट्रायंगल ODA है ना, ODA ये वाला ट्रायंगल और OBC ये वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे भैया, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड सिमिलर हो जाएगा, आइसोस्केलस एंड सिमिलर हो जाएगा, आइसोस्केलस बट नॉट सिमिलर हो जाएगा, कि नॉट सिमिलर होगा। इनमें से क्या है ये दोनों ट्रायंगल, हमें ये बताना है। कैसे बताएंगे वो देखो। क्वेश्चन 10 में हमें यहाँ पर दो चीज गिवन है। पहला तो OA साइड OD साइड आपस में इक्वल है, ये गिवन है। दूसरा हमारे पास जो ये एंगल है ना BOC वाला, ये 80 डिग्री का है, ये भी गिवन है। अब इसको जरा ध्यान से समझो। ये हमारे पास AB है, ठीक है, ये हमारे पास DC है, ये इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। अब ये एंगल हमारा 80 है, तो ये एंगल भी हमारा 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों हमारे 80 हो गए। क्लियर इतनी बात। ये साइड बराबर है इस साइड के। अगर इसको हम लोग x मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कहोगे ये दोनों x x कैसे हो गए, देखो अगर सिर्फ इसको छुपा लो तो आपको ये ट्रायंगल BDOA, ये ट्रायंगल दिख रहा है। हमें पता है ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो भैया इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। अगर हमने इसको x माना है तो ये भी हमारा x हो जाएगा, तो ये भी x, ये भी x। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक कॉर्ड बना लेते हैं, देखो ध्यान समझना इसे, ये हमारी कॉर्ड हो गई। जैसे ही हमने ये कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड के बनते ही हमारा ये वाला सेगमेंट अलग हो चुका है। ये पूरा सेगमेंट, ये एक अलग सेगमेंट हो गया है और ये एक अलग सेगमेंट हो गया है। आपको पता ना, ये एक अलग सेगमेंट, ये एक अलग सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, हमें पता है कि अगर किसी एक सेगमेंट में जो एंगल बन रहे होंगे वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि ये हमारा मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में कितने भी एंगल बनेंगे ना वो सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये हमारा x है तो भाई साहब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, कितने क्लियर है। अब देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल थी, हमारी ये भी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये इक्वल क्यों हो रही हैं ये हमें आप कमेंट करके बता देना। ये दोनों साइड आपस में इक्वल क्यों हो रही हैं, चलो हम ही बता देते। देखो कॉर्ड इंटरसेक्शन एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारी जो OB जो साइड है ना, ये और जो हमारे पास OC जो साइड है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब ये एंगल हमारे पास x है तो ये भी हमारा एंगल x हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एंगल एंगल से, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, एंगल एंगल से
ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आइसोस्केलेस सिमिलर ट्रायंगल है। क्या है? आइसोस्केलेस सिमिलर ट्रायंगल है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हम लोग बोल देंगे जो हमारे पास ऑप्शन सी है ना, ये हमारा करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा? आइसोस्केलेस सिमिलर ट्रायंगल। सॉरी, ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इरेशनल और डिस्टिंक्ट, नॉन रियल, रेशनल और डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो किस तरीके के होंगे? इरेशनल, डिस्टिंक्ट होंगे, नॉन रियल होंगे, रेशनल और डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे रूट? ये क्वेश्चन 11 हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया ना? अब ये कैसे होंगे ये हम लोग पता लगाते हैं इसके फॉर्मूले से। सबसे पहले यहाँ पर ना हम लोग फाइंड करेंगे डी। क्या फाइंड करने वाले हैं? डी। अब यहाँ पर बात आती है कि डी को कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत सिंपल है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पर बी ए सी है क्या? देखो एक्स का कोफिशियंट कुछ नहीं यानी कि 1, तो हमारा ए क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर एक्स है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 था, इसे ए बोल दिया। एक्स का जो कोफिशियंट होगा ना उसे हम लोग बी बोल देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। सी हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बस वैल्यू उठाना है, यहाँ पर रख देना है। बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी यानी कि -4। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, इसको सॉल्व करोगे, ओ सॉरी यानी कि -1 है। ठीक है, ये 1 है। देखो -1 इंटू -4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। डी हमें मिल गया 5। हमेशा एक बात याद रखो, जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, उस केस में जो हमारे रूट होते हैं ना वो कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ठीक है, कैसे रूट होते हैं? डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास 2 ऑप्शन है डिस्टिंक्ट वाले, एक इरेशनल है, एक रेशनल है। अब पता लगाना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। उसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x इक्वल्स टू यहाँ पर -b और प्लस माइनस रूट डी बाई 2a हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, b दिख रहा है आपको? b क्या है हमारे पास? 1 है, तो b की जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे। प्लस माइनस रूट डी हमारे पास क्या है? 5 है, 5 कर दिया, डिवाइड में 2 इंटू a मतलब 1 है। अब देखो, अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ना तो भी हमारे पास यही रहेगा, -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड में आ जाएगा 2। बट अब इसे देख के हमें ये बताओ, क्या ये हमारी रेशनल वैल्यू है या फिर इरेशनल है? आप कहोगे इरेशनल, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है। भैया रूट का किसी के साथ भी हम लोग प्लस माइनस करेंगे ना तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो रूट में ही मिलेगा ना, रूट में। तो ये हमारा क्या है? इरेशनल है। तो ये इरेशनल है, ये डिस्टिंक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। ये कह रहा है इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज। कह रहा है थीटा की जो वैल्यू है ना वो 30 डिग्री है, तो भाई साहब 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा है। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, चलो इसके सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? 3 tan थीटा, इसी की हमें वैल्यू बतानी है तो 3 लिख दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास tan थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 30। ये हो गया हमारे पास 30। अब देखो जो tan 30 है इसकी वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे भैया 1/√3, तो हमने 1/√3 लिख दिया। अब इसका आंसर आ गया हमारे पास 3√3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। कितना आसान है, एक ही लाइन में पूरा आंसर आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज कह रहे जो वॉल्यूम है ना सॉलिड हेमिस्फीयर का वो ये है। तो जनाब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया में बताना है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 13, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज।
क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ये गिवन है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ये गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ये फाइंड करके हमें बता दो। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है, अभी बताते हैं। सबसे पहले हम लोग ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 13, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हमें आर गिवन था? नहीं गिवन है ना। तो हम लोग सबसे पहले आर को फाइंड करेंगे। कैसे? वो देखो, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा था, हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर गिवन है जो कि है 396/7 है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 396/7। हो गया। अब यहाँ पर ना हम लोग लिखेंगे 2/3 इंटू पाई की जगह पे हो जाएगा 22/7 लिख सकते हैं। बिल्कुल, पाई की वैल्यू होती है। ये हो गया आर क्यूब इक्वल टू 396/7 हो गया। आर क्यूब को यहीं पर छोड़ दो, ये हो गया 396/7। देखो 2/3 है, इधर आ जाएगा 3/2 बन जाएगा। ये 22/7 है तो 7/22 बन जाएगा। ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर देंगे इसे कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 11 11 9 जा 9, 3 जा 27। आर क्यूब इक्वल्स टू 27। तो हमें आर यहाँ पर क्या मिल गया? 3 मिल गया, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें आर मिल गया है 3। आर मिल गया मतलब रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखो, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू है 3, पाई की जगह में कर दिया हमने 22/7, आर की जगह पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 22 तो 66 आ जाएगा। ये 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा हो जाएगा 9, बाई यहाँ पर हो गया 7। अब यहाँ पर 3 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 9 जा हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 59/7। यही हमें सॉल्व करके बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर है ना 594/7, 594/7 ऑप्शन है हमारे पास बी। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है बी। क्लियर? ठीक है, 594। अच्छा, यहाँ पर देखो 49 दे दिया, यहाँ पर 94 दिया, हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन वाले आपका बैंड बजा देंगे। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ये कह रहा है इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, 11 are green and the rest are white. One of the ball is drawn at random. The probability that drawn ball is white in color is। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बैग है, उस बैग के अंदर 24 बॉल हैं, उनमें से 4 है ब्लू कलर की, 11 है ग्रीन कलर की और सारी जो बची हुई बॉल है वो वाइट कलर की है। तो ये कह रहा है कि रेंडमली बैग से एक बॉल निकाली जा रही है, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट बॉल आने की तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम, यही तो होता है। चलो अभी करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 14। पेन मेरा ब्लू गिर गया, इसको जरा उठाते हैं। भाई साहब कहाँ है? ये रहा। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास क्या है? बॉल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ये हो गए बॉल्स कितनी है हमारे पास? भाई साहब 24 है, 24 बॉल है हमारे पास। कितनी है? 24 है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो हमारे पास ब्लू कलर की है ना, टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर बॉल। ठीक है। ओहो, यहाँ कर देते हैं ब्लू। ब्लू जो बॉल है वो 4 है और जो ग्रीन है हमारे पास वो है हमारे पास 11 है और कह रहा है जो बची हुई बॉल है ना वो आपकी वाइट है। तो बची हुई कितनी भैया? ये हो गई 15 और यहाँ पर हो गया 24 में 15 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 9। तो बची हुई बॉल हमारे पास 9 है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भैया यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ वाइट बॉल, वाइट
ये हो गई हमारे पास बॉल्स, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल यहाँ कर दिया नंबर ऑफ, ये हो गई बॉल्स। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल है 24, वाइट बॉल है हमारे पास 9। सॉल्व करोगे 3 3 से 9, 3 से 24, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, हो गया आंसर। अब इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। देखो आपको बोर्ड एग्जाम टफ लग रहा था, अब बताओ क्या ये टफ है? कहीं से भी टफ दिख रहा है? नहीं है ना। क्वेश्चन 15, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है जनाब, आपके पास जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा जो कि बन रहा है एक्स एक्सिस में। हमें नियरेस्ट पॉइंट बताना है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में बन रहा है और इस पॉइंट से नियरेस्ट है, ये हमें बताना। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले पॉइंट बनाया कौन सा, -4 -5 वाला, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि इससे नियरेस्ट हमें बताना है। हमने यहाँ पर पॉइंट बना लिया। फिर जो 4 ऑप्शन हमें गिवन थे, इन चारों ऑप्शन कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सा नियरेस्ट है। तो सबसे पहले देखा हमने 0,0, ये तो काफ़ी दूर दिख रहा है। -5,0 ये यहाँ पर है। -4 और 0 ये इस पॉइंट में, और एक हमारे पास है √41,0, वो तो बहुत दूर कहीं आ रहा होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि नियरेस्ट हमें तो यही पॉइंट दिख रहा है, -4,0 वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा -4,0, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया कितना सिंपल है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। सिंपल है, मीडियन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। Question 17, a point on the x-axis divide the line segment joining the point A and B in the ratio 1:2 the point is। क्वेश्चन 17 हमसे कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ना एक लाइन है, देखो इसको कुछ ऐसे समझो, ये हमारी लाइन हो गई ए बी। अब यहाँ पर ए हमारे पास एक पॉइंट है, बी हमारे पास एक पॉइंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ना इस लाइन को कहीं से एक और पॉइंट बी से डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, या फिर पॉइंट ही बताओ, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास 2, -3 ना, इसको हम लोग पॉइंट भी बोल देंगे या फिर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोल देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से वो क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल आसान था। अब इसे कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास एक पॉइंट है बीच वाला, ये इसे हमें फाइंड करना है। बट हमने उससे पहले क्या देखा कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा ना। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m2, ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया प्लस m1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x2 हो गया, डिवाइड में m1 प्लस m2 हो गया, ये कर दिया। अब बात आती है कि ये m1 और m2 है क्या भाई साहब। देखो m1 ये हो गया हमारा 2, और m2 ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है, ये हो गया। अब बस वैल्यू उठा के पुट कर देना। ए हमारे पास क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ए है हमारे पास ओके 2, -3, 2, -3, ये ए हो गया। बी हो गया हमारे पास 5,6, 5,6 ये बी हो गया। बस वैल्यू को उठानी है, अब पुट कर देना। यहाँ पर m2 है हमारे पास 2, x1 हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया प्लस m1 हो गया हमारे पास 1, x2 हो गया हमारे पास 5, ठीक है। डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 देखो m1 हमारे पास है 2 + 1, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 2 अभी क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इतना सॉल्व कर लिया बट कैमरे की स्टोरेज भर गई थी तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 × 2 हो गया 4, 5 × 5 हो गया 5, डिवाइड में आ गया 3, 2 + 1 क्या हो गया 3, 4 5 9, और यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल कर दिया तो क्या मिल गया हमें 3 मिल गया। अब जो ये 3 हमें मिला है ये क्या है, देखो यहाँ पर आओ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, एक x की वैल्यू से बनता है, दूसरी y की वैल्यू को मिला देते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। बट ये जो 3 आया ये है क्या, ये 3 है हमारा x, यानी कि ये।
अब बात आती है कि y क्या हो गया, फिर y कहाँ चला गया। तो हमेशा याद रखो, अगर x एक्सिस में हमारी कोई भी पॉइंट बनता है तो y हमेशा क्या होता है, 0 होता है। याद रखना ये बात हमेशा, x एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर बनेगा y हमेशा 0 होगा। अगर y एक्सिस में कोई भी पॉइंट हमारा बन रहा है तो x हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिर्फ x पॉइंट को फाइंड किया जो कि मिल गया 3, y हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो 3,0 ऑप्शन में कहीं है, 3,0 ऑप्शन में है सी में, ये देखो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 आपको दिख रहा है, ये कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो ताश की गड्डी होती है ना, उस गड्डी से अगर हम कोई एक कार्ड निकालते हैं तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। समझ में आ गया। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 के सोल्यूशन में आ जाओ। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है ना, उसमें कितने कार्ड होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ, ये हो जाएगा कार्ड। टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 52, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रेड, ये हो जाएगा हमारे पास फेस कार्ड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 6। हमें पता है कि टोटल जो रेड फेस कार्ड होते हैं ना वो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, ये हो जाएगा हमारे पास कार्ड्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ यहाँ कर दिया हमने कार्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं भाई साहब, 6 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास क्या है, 52 है। इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 से हो जाएगा 26 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन 19 और 20 है ना, ये असर्शन वाले क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये दोनों ही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके आगे की वीडियो चाहिए ना सोल्यूशन, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर हो सका तो सेक्शन डी को भी एक ही वीडियो में कर देंगे, बट केस स्टडी वाले क्वेश्चन को अलग वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में भाई साहब आएगा ही आएगा। 50 से 30% आएगा आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। आई होप आज की आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करो। हाँ, हो सकता है हमने आज जल्दी जल्दी आपको बताया, तो भी आप हमें कमेंट करो। और अगर आपको बिल्कुल आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपके एग्जाम में, उस तरीके से सोल्यूशन चाहिए, तो भी हमें कमेंट करके जरूर आपको बताओ। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर हम एक एक चीज आपको बताएंगे, वर्ड टू वर्ड लिख के बताएंगे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज में आपको जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी।